हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गोल विद अनिल में। और आज हम ब्लड चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए आइए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, हाँ जी, सबसे पहला क्वेश्चन है हीमेटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, ए है कोशिका, बी है रक्त, सी है ऊतक और डी है शैवाल। तो इसके लिए राइट आंसर जो है वो है बी ऑप्शन, रक्त। जो रक्त है, रक्त का अध्ययन हीमेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें अदर ऑप्शंस की, तो कोशिका यानी कि सेल का जो अध्ययन है वो साइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और यहाँ पर अगर बात करें ऊतक यानी कि टिश्यू की, तो ऊतकों का जो अध्ययन है वो हिस्टोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और यहाँ पर शैवाल यानी कि एल्गी का जो अध्ययन है वो फाइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वस्थ मनुष्य में रक्त की प्रतिशत मात्रा कितनी पाई जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं 1 से 2%, बी है 3 से 5%, सी ऑप्शन है 7 से 8% और डी ऑप्शन है 9 से 10%। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है वो सी ऑप्शन है, 7 से 8%। एक स्वस्थ मनुष्य में उसके टोटल बॉडी वेट का 7 से 8% रक्त की मात्रा पाई जाती है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति में 80 kg वेट है तो उसमें 5 से 6 लीटर रक्त की मात्रा पाई जाती है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से रक्त प्लाज्मा का घटक यानी कि कंपोनेंट है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, ए है पानी, बी है प्रोटीन, सी है नमक और डी है ऑल ऑफ दिस। तो इसके लिए राइट आंसर जो है वो है डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दिस। यानी कि ये तीनों ही जो हैं वो ब्लड प्लाज्मा के कंपोनेंट हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इनकी मात्रा की, तो ब्लड प्लाज्मा में पानी की जो मात्रा होती है वो 93% होती है और प्रोटीन जो है ब्लड प्लाज्मा में 6% होते हैं और नमक की मात्रा 0.8% होती है। और एक तत्व और पाया जाता है हमारे ब्लड प्लाज्मा में जिसका नाम है ग्लूकोज। ग्लूकोज की मात्रा ब्लड प्लाज्मा में 0.2% होती है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। हाँ जी, नेक्स्ट जो है हमारे पास एक डायग्राम दिया गया है जिसमें हम ब्लड में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं वो समझाए गए हैं। एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हें करना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्लड में 2 महत्वपूर्ण कंपोनेंट होते हैं, ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सेल, जो कि ही हम ऊपर पढ़ भी चुके हैं। हाँ जी, ब्लड प्लाज्मा में 3 महत्वपूर्ण कंपोनेंट होते हैं, वाटर, प्रोटीन और साल्ट, जिसमें वाटर की मात्रा जो है वो 93% है और प्रोटीन 6% है और साल्ट 0.8% है, जो कि हम ऊपर पढ़ भी चुके हैं। उसके बाद जो ब्लड प्लाज्मा है उसमें 3 तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं, जिसमें से एक प्रोटीन जो है वो है फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन। जो फाइब्रिनोजन है वो हमारे ब्लड में ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है। यानी कि जब हमें चोट लग जाती है तो कुछ समय के बाद खून जम जाता है, तो उसकी वजह फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन ही होता है जो कि ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है। उसके बाद जो दूसरा प्रोटीन पाया जाता है वो है एल्बुमिन। एल्बुमिन विभिन्न प्रकार के जो मिनरल्स और हार्मोन्स हैं उनके संवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। उसके बाद ग्लोबुलिन जो प्रोटीन है वो ऑस्मोटिक बैलेंस बनाने का काम करता है। ठीक है जी। उसके बाद जो हमारे ब्लड में दूसरा कंपोनेंट पाया जाता है वो है ब्लड सेल। तो ब्लड सेल जो है हमारे ब्लड में 3 तरह की पाई जाती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। जो आरबीसी है उसकी संख्या सर्वाधिक होती है, उसके बाद उससे कम संख्या प्लेटलेट्स की होती है और सबसे कम संख्या हमारे ब्लड में डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल की होती हैं। ठीक है जी। तो ये था एक टेबल जिसके माध्यम से हमें ये पता चला कि ब्लड में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। ठीक है जी। उससे आगे चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से रक्त में पाई जाने वाली रक्त कोशिका है।
तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और ऑल ऑफ दिस। तो इसके लिए राइट आंसर जो है वो डी है, क्योंकि हम ऊपर पढ़ भी चुके हैं कि हमारे ब्लड में जो है 3 तरह की सेल्स पाई जाती हैं और वो तीनों ही जो हैं यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो है वो डी ऑप्शन है। तो हम एक बार आरबीसी को समझने की कोशिश करते हैं कि आरबीसी क्या है और इसके कौन कौन से जो हैं इसमें क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो, सबसे पहले आरबीसी के बारे में पढ़ते हैं। आरबीसी को रेड ब्लड सेल भी बोलते हैं और आरबीसी को हम रेड ब्लड कॉर्पुसेल्स भी बोलते हैं और आरबीसी का जो केमिकल नेम है वो एरिथ्रोसाइट है। ठीक है जी। उसके बाद आरबीसी के फंक्शन यानी कि कार्य की बात करते हैं। आरबीसी में एक महत्वपूर्ण संरचना पाई जाती है जिसे हीमोग्लोबिन बोलते हैं। हीमोग्लोबिन 2 शब्दों के मेल से बना है, हीमो प्लस ग्लोबिन। हीमो जो है एक तरह का वर्णक है यानी कि रंजक है। ये हमारे ब्लड को रेड कलर प्रदान करता है और इसमें आयरन मेटल होती है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि हमारे ब्लड का कलर जो है रेड किस कारण होता है, वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है और इसमें कौन सी मेटल पाई जाती है, वो आयरन मेटल पाई जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं ग्लोबुलिन की। तो ग्लोबिन जो है वो O2 और CO2 के संवहन में यानी कि ट्रांसपोर्टेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ से हीमोग्लोबिन जो है 3 महत्वपूर्ण काम हैं। एक तो रेड कलर हीमोग्लोबिन की वजह से है और इसमें आयरन मेटल पाई जाती है और O2 और CO2 के ट्रांसपोर्टेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद यहाँ पर देखो एक गैस और है जिसके प्रति हीमोग्लोबिन बड़ा संवेदनशील है। वो गैस है CO, जिसे कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड वाहनों से निकलने वाले धुएं से उत्पन्न होती है और हीमोग्लोबिन जो है इसके प्रति बहुत संवेदनशील है। जब कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे लंग्स यानी कि फेफड़ों में आ जाती है तो हीमोग्लोबिन O2 और CO2 को छोड़ करके कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्रिया करता है और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्रिया कर करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है, जो कि हमारी बॉडी यानी कि हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है। ठीक है जी। तो ये था इसके फंक्शन और इसके कार्य आरबीसी के। उसके बाद हम इसके अमाउंट की बात करते हैं। अमाउंट में देखो ये जो है हमारे ब्लड में 5 मिलियन पर ml होती हैं, यानी कि 1 मिलियन जो है वो 10 लाख के बराबर होता है। तो 5 मिलियन 50 लाख के बराबर होता है। तो इनका अमाउंट जो है हमारे ब्लड में 50 लाख पर ml होता है। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं इनके जीवन काल की, इनके लाइफ की। तो आरबीसी का जो जीवन काल है वो 20 से 120 दिन का होता है। ठीक है जी। उसके बाद इनकी डेथ की बात करें तो आरबीसी की डेथ जो है वो स्प्लीन यानी कि पलीहा में होती है। पलीहा हमारे स्टमक के नीचे एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसे पलीहा बोलते हैं और इसे जो है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं, यानी कि आरबीसी का कब्रिस्तान भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ आकर ही आरबीसी की डेथ होती है, इसलिए इसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं। और इसे ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी भी बोलते हैं, क्योंकि जब कभी भी हमारी बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है तो हमारे जो बॉडी है वो स्प्लीन यानी कि पलीहा से ही रक्त उठाती है, इसलिए इसको ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी भी बोलते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। तो आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, नो न्यूक्लियस। ठीक है जी। परंतु 2 ऐसे एक्सेप्शन केस हैं जिनकी आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है, वो है ऊंट और लामा। लामा देखने में भेड़ की तरह लगता है, तो ऊंट और लामा की जो आरबीसी होती है उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है जी। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की। तो देखो डब्ल्यूबीसी को भी एक टेबल के माध्यम से समझते हैं कि डब्ल्यूबीसी में क्या क्या होता है। तो देखो डब्ल्यूबीसी का जो नाम है वो है वाइट ब्लड सेल और डब्ल्यूबीसी को वाइट ब्लड कॉर्पुसेल्स भी बोलते हैं और इनका जो केमिकल नेम है बहुत इंपॉर्टेंट है, ल्यूकोसाइड्स। ठीक है जी। ल्यूकोसाइड्स जो है इनका केमिकल नेम है। अब बात करते हैं इनके फंक्शन, इनके कार्य की। तो डब्ल्यूबीसी जो है हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायता करती है। ठीक है जी। तो उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद इनके अमाउंट की बात करते हैं।
तो WBC का जो अमाउंट है हमारे ब्लड में 10,000 से 11,000 पर ml होता है। ठीक है जी। अगर इनकी संख्या हमारी बॉडी में ज़्यादा बढ़ जाए तो ब्लड कैंसर होने का खतरा भी हो जाता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कौन सी ऐसी सेल हैं जिनके बढ़ जाने से ब्लड कैंसर होने का खतरा बढ़ता है, तो वो WBC हैं। ठीक है जी। बात करें इनके लाइफ की यानी कि जीवन काल की, तो इनका जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है और इनकी डेथ जो है वो ब्लड यानी कि खून में ही इनकी डेथ हो जाती है। और बात करें न्यूक्लियस की, तो जो WBC हैं उनमें केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस पाया जाता है, हैव न्यूक्लियस। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं, प्लेटलेट्स की बात करते हैं। तो प्लेटलेट्स को भी हम एक छोटे से टेबल के माध्यम से समझते हैं। हाँ जी, प्लेटलेट्स को जो है बिम्बाणु भी बोलते हैं, हिंदी में इन्हें बिम्बाणु बोलते हैं और इनका जो केमिकल नेम है थ्रोम्बोसाइट्स है और ये जो है ब्लड क्लॉटिंग में हमारी सहायता करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में। या देखो, ब्लड क्लॉटिंग में जो है हमने अभी पढ़ा था कि फाइब्रिनोजोन नामक प्रोटीन जो हमारे ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है वो भी ब्लड क्लॉटिंग में सहायता करता है और प्लेटलेट्स भी ब्लड क्लॉटिंग में हमारी सहायता करते हैं। और एक होता है विटामिन K, ये भी ब्लड क्लॉटिंग में हमारी सहायता करता है। ठीक है जी। बात करें इनकी लाइफ की, नहीं इनके अमाउंट की बात करते हैं, तो इनका जो अमाउंट है वो 4 से 5 लाख पर ml होता है हमारे ब्लड में और इनके लाइफ यानी कि जीवन काल जो है 7 से 10 दिन का होता है और इनकी डेथ भी स्प्लीन में होती है या फिर लीवर में होती है। ठीक है जी। और इनके बाद अंदर न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस पाया जाता है, हैव न्यूक्लियस। और प्लेटलेट्स की जो संख्या है वो बड़ी तेज़ी से घटती है जब किसी व्यक्ति को डेंगू बुखार हो जाता है यानी कि डेंगू फीवर हो जाता है तो प्लेटलेट्स की संख्या बड़ी तेज़ी से घटती है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि O2 और CO2 के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो देखो, हम अभी पढ़ चुके हैं कि O2 और CO2 के परिवहन में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो हीमोग्लोबिन है। ठीक है जी। और हीमोग्लोबिन जो है वो RBC में पाया जाता है और हीमोग्लोबिन 2 शब्दों के मेल से बना है, हीमो प्लस ग्लोबिन, और हीमो में जो है आयरन धातु पाई जाती है। ठीक है जी। हीमोग्लोबिन एक गैस और है जिसके प्रति संवेदनशील है, वो है CO, जिसे कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं और Hb के साथ मिल करके कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देती है। ठीक है जी। वो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी हम जानते हैं कि RBC का जो जीवन काल है कितने दिन का होता है। तो इसके लिए राइट आंसर जो है वो 20 से 120 दिन का होता है। और यहाँ पर अगर बात करें हम WBC की, तो WBC का जो जीवन काल है वो 2 से 3 दिन का होता है और यहाँ पर जो प्लेटलेट्स हैं यानी कि बिम्बाणु हैं उनका जीवन काल जो है वो 7 से 10 दिन का होता है। ठीक है जी। उससे आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के रक्त का pH मान होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं 7 है, 8.5 है और C ऑप्शन है 7.4 और D ऑप्शन है 6। तो इसके लिए राइट आंसर जो है वो C है, 7.4 होता है। pH जो है एक तरह का स्केल होता है। जिन पदार्थों की वैल्यू 7 से कम होती है वो जो है एसिडिक यानी कि अम्लीय होते हैं इन नेचर में, और जिनकी वैल्यू जो है 7 से ज़्यादा होती है वो बेस यानी कि क्षारीय होते हैं नेचर में। तो हमारे जो ब्लड है उसकी वैल्यू 7.4 7 से ज़्यादा है, इसलिए हमारा जो ब्लड है वो बेस यानी कि क्षारीय होता है इन नेचर में। ठीक है जी। उसके आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि भ्रूण अवस्था के दौरान RBC का निर्माण कहाँ होता है। ठीक है जी, फेटल स्टेट के दौरान। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, A है स्प्लिन, B है लीवर और C है बोन मैरो और D है A और B दोनों। तो इसके लिए राइट आंसर जो है वो D है, A और B दोनों। तो यहाँ पर देखो, फेटल स्टेट यानी कि भ्रूण अवस्था के दौरान जो RBC का निर्माण है वो स्प्लिन और लीवर दोनों में होता है। ठीक है जी। इसको थोड़ा सा और डिटेल से समझते हैं। देखो, फेटल स्टेट के दौरान, हाँ जी, जब बच्चा माँ के गर्भ में 0 से 1.5 महीने का होता है तो जो RBC है उसका निर्माण योक्सैक नामक कोशिका में होता है और योक्सैक कोशिका जो है प्लीसेंटा में स्थित होती है। प्लीसेंटा एक नालनुमा संरचना होती है
जिससे बच्चा माँ से जुड़ा रहता है। ठीक है जी। पर जैसे ही बच्चा माँ के गर्भ में 2 से 3 महीने का होता है तो आरबीसी का निर्माण लीवर में होना शुरू हो जाता है। ठीक है जी। उसके बाद जैसे ही बच्चा 5 से 6 महीने का होता है तो आरबीसी का निर्माण स्प्लीन यानी कि पलिया में होना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से जब फैटल स्टेट यानी कि भ्रूणावस्था के दौरान आरबीसी का निर्माण 3 ऑर्गन्स में होता है। एक है योगसैक कोशिका और दूसरा है लीवर और स्प्लीन। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन में योगसैक कोशिका नहीं दिया गया था। अगर ये भी ऑप्शन में दिया होता तो इसे भी हम अपने आंसर में शामिल करते। ठीक है जी। तो जो ऊपर क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है इसके लिए राइट आंसर जो है वो ए और बी यानी कि डी ऑप्शन रहेगा। ठीक है जी। उससे आगे चलते हैं। देखो, जब बच्चे का बर्थ हो जाता है तो आरबीसी का निर्माण फिर जो है वो बोन मैरो में होना शुरू हो जाता है। बोन मैरो जो है हमारी जो शरीर की लंबी हड्डियां हैं उनमें पाया जाता है, और जो लंबी हड्डी होती है उसके किनारे वाले भागों में यहाँ पर एक पदार्थ पाया जाता है जिसे आरबीएम बोलते हैं। आरबीएम की फुल फॉर्म है रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो से आरबीसी का निर्माण होता है। ठीक है जी। और जो हड्डी के बीच में भाग होता है ये वाला, उसमें एक पदार्थ पाया जाता है जिसे वाईबीएम बोलते हैं, और वाईबीएम की फुल फॉर्म है येलो बोन मैरो, या हिंदी में इसको पित्त अस्थि मज्जा भी बोलते हैं, जिससे डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। ठीक है जी। तो आपको याद रखना है कि जो हमारी हड्डियों में बोन मैरो पाया जाता है तो उसके किनारे वाले भाग में आरबीएम पाया जाता है जिससे आरबीसी का निर्माण होता है, और जो हड्डी के बीच वाले भाग में वाईबीएम पाया जाता है जिसे येलो बोन मैरो बोलते हैं, उससे डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। ठीक है जी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इससे आगे जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।